शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस लिया। एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला वापस लिया। पवार ने कहा, मेरे फैसले से कार्यकर्ता नाराज थे। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, फिल्म में आतंकी साजिश का खुलासा। कांग्रेस ने आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए। एससीओ के महामंच पर जयशंकर की दहाड़। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को लगाई फटकार। कहा, सीमा पर आतंकवाद बर्दाश्त नहीं। मणिपुर में मैतेई और आदिवासी समुदाय के बीच झड़प के बाद राज्य में इंटरनेट सेवा बंद। सरकार ने उपद्रवियों को दिया शूट एंड साइट का आदेश। मोर्चे पर असम राइफल्स के जवान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में 5 जवान शहीद। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन त्रिनेत्र जारी। डीजीपी दिलबाग सिंह घटनास्थल पर मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुंबई से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे शरद पवार। बड़ी जानकारी इस वक्त की। एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला वापस लिया है शरद पवार ने। मेरे फैसले से कार्यकर्ता नाराज थे, ये शरद पवार ने कहा है। कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर फैसला वापस लेता हूं, शरद पवार ने कहा है। सभी के प्यार और सम्मान का आभारी हूं, शरद पवार ने कहा है। आपको बताते चले कि जब से शरद पवार ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद से लगातार कार्यकर्ता प्रदर्शन कर शरद पवार को मनाने में लगे हुए थे, जिसके बाद आज अब शरद पवार ने बड़ा निर्णय लिया है और अपने इस्तीफे को वापस ले लिया है। एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे शरद पवार। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर मुंबई से, जहां पर आपको बता दें कि एनसीपी के जो अध्यक्ष हैं वो अब शरद पवार ही रहेंगे। पहले शरद पवार ने इस्तीफा दिया था और उन्होंने कहा था कि अब किसी और को इस कमान को संभालने की जरूरत है, लेकिन लगातार जो उनके समर्थक थे वो प्रदर्शन कर रहे थे और शरद पवार को मनाने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है वो कामयाब हुई है और शरद पवार मान गए हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो वापस ले लिया है। एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे अब शरद पवार। एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला वापस लिया है। 1999 में पार्टी के गठन के बाद से ही उन्हें ये कमान सौंप दी गई थी और जिसके बाद से वो लगातार पद पर काबिज हैं और उनको इस पद को संभालते हुए करीब 24 साल हो गए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चले कि शरद पवार एनसीपी अध्यक्ष बने रहेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं मुंबई से, जहां आपको बताते चले कि शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस लिया है। एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे शरद पवार। एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला वापस लिया गया है। महेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता एनसीपी के हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। थैंक यू। महेश जी, एक बड़ा फेरबदल हुआ है। जिस तरीके से शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद लगातार कार्यकर्ता उनको मना रहे थे और कहीं ना कहीं अब वो मान गए हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। क्या कहेंगे? नहीं, इस बात की हमें बहुत बहुत खुशी है, सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को जी, क्योंकि आपने देखा होगा 3 दिन से कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सब नेता सिर्फ हमारे पक्ष के ही नहीं, इतर दूसरे पक्षों के भी नेताओं से उनको लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपना निर्णय पीछे ले, और उन्होंने सभी की मान के उन्होंने ये निर्णय ले लिया। इसलिए हमें बहुत बहुत खुशी है। जी, इसके साथ साथ क्या और कुछ कहा है शरद पवार ने? हाँ जी, सॉरी, फिर से बोलिए। सर, आगे शरद पवार लगातार इसी पद पर काबिज रहेंगे क्या?
हाँ जी, शरद पवार साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर कर दिया है कि वो अभी इस पर पक्ष को बढ़ाने के लिए, पार्टी को बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए वो इस पद पर कायम रहेंगे। चलिए महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। गाजियाबाद से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा हुई है। बड़ी जानकारी, उन्होंने कहा है कि 9 साल में देश में व्यापक बदलाव हुए हैं, यानी कि 9 सालों में देश में उन्होंने कहा है कि व्यापक बदलाव हुए हैं। वैश्विक संकट में दुनिया भारत की ओर देखती है, दुनिया मोदी को संकट मोचन के रूप में देखती है। यूपी में आज पर्व त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। पहली की सरकारों में त्योहारों से पहले कर्फ्यू लग जाता था, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पहले की जो सरकारें थीं उसमें त्योहारों से पहले कर्फ्यू लग जाता था, लेकिन अब की जो सरकार है उसमें शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार जो हैं वो मनाए जाते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और प्रत्याशियों के पक्ष में उन्होंने वोट की अपील की। इसी दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि 9 साल में देश में व्यापक बदलाव हुए हैं। वैश्विक संकट में दुनिया भारत की ओर देखती है और दुनिया मोदी को संकट मोचन के रूप में भी देखती है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ से भी एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बता दें कि निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की तैयारी है। 11 मई को दूसरे चरण में 38 जिलों में होगा मतदान। बड़ी जानकारी, यानी कि दूसरे चरण जब चालू होगा 11 मई को, इसमें 38 जिले आएंगे जिसमें मतदान होगा। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी प्रेक्षक के रूप में तैनात रहेंगे। सभी 38 जिलों में प्रेक्षकों की तैनाती की गई है। विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बताते चले कि चुनाव से पहले, दूसरे चरण के चुनाव से पहले प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। दूसरे चरण में 38 जिलों में चुनाव होंगे। 11 मई को दूसरे चरण में वोटिंग होगी, जिसको देखते हुए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी प्रेक्षक के रूप में तैनात रहेंगे। सभी 38 जिलों में प्रेक्षकों की तैनाती की गई है। विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो लखनऊ से अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि निकाय चुनाव के दूसरे चरण में, यानी कि 11 मई को जो चुनाव होगा, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। प्रेक्षकों की तैनाती की जाएगी पूरे 38 जिलों में। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम इस दौरान रहेंगे। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं लखनऊ से। सिद्धार्थ, दूसरे चरण को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो गया और सकुशल संपन्न हुआ है। छिटपुट घटनाएं छोड़कर कहीं कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे प्रशासन को कहीं कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो। तो कहीं ना कहीं दूसरे चरण को भी लेकर पूरी तरीके से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। जो जिलों में जिनको थानों के स्तर से जिनके खिलाफ मुकदमे लिखे हैं उनको रेड कार्ड इशू किया जा रहा है और 107-16 के तहत जो है सीआरपीसी की धारा के तहत कार्रवाई की जा रही है, उनको संबद्ध किया, जिनको निरुद्ध किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले तो पर्याप्त मात्रा में फोर्स दिए जाएंगे। देखिए, प्रथम चरण से में जहां जहां मतदान हो चुका है वहां की भी फोर्सेस जो है वो डिप्लॉय की जाएंगी दूसरे चरण के लिए। तो कहीं ना कहीं अब आपको जो दूसरे चरण में है, जो पश्चिमी क्षेत्र में जो चुनाव होना है, वहां पर भी मतदान के लिए जो अधिकारी हैं उनको लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लगातार मीटिंगें की जा रही हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही है। चुनाव आयोग भी पूरी तरीके से सख्त है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जी सिद्धार्थ, पोलिंग बूथों की अगर बात की जाए तो 38 जिलों में किस तरीके से तैयारी की जा रही है पोलिंग बूथों पर सुरक्षा को देखते हुए? देखिए, पोलिंग बूथ की बात करें तो पोलिंग बूथों को 3 श्रेणी में बांटा गया है, संवेदनशील, अति संवेदनशील और सामान्य। तो तीनों श्रेणियों के हिसाब से पुलिस बल लगाए जाएंगे। किस जगह के किस तरीके से पोलिंग बूथ है उस हिसाब से वहां कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था की जाएगी। जो अति संवेदनशील है वहां पर 3 टायर सुरक्षा रखी जाएगी, जहां पर है वहां पर 2 टायर और जहां पर सामान्य बूथ है वहां पर एक गस्टेड अफसर होगा और हर बूथ के 4 बूथ के ऊपर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट
और उसके बाद मोबाइल पुलिस, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चारों तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की गई। जो अति संवेदनशील है वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियोग्राफी कराई जाएगी और वेबकास्टिंग भी कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग खुद भी पूरी तरीके से नजर बनाया है। आपको बता दें, प्रथम चरण पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा, तो कहीं ना कहीं दूसरे चरण में भी अब उसी तरीके से वही तैयारी की जा रही है और लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चुनाव आयोग बिल्कुल सिद्धार्थ, पुलिस यहाँ पर पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले कि अगली खबर सामने निकल कर आ रही है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कानपुर देहात में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया है। उन्होंने आपको बताते चले कि कश्मीर की हालता को देखते हुए उन्होंने बताया है कि विपक्ष पर भी उन्होंने निशाना साधा है। इस दौरान बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि उन्होंने कश्मीर की हालत को बेहतर बताते हुए कहा है कि जिन बर्फ की चोटियों पर राहुल और प्रियंका बर्फ से खेल रहे थे, उन वादियों में अब गोलियां नहीं चलती, वहां सेना के जवानों पर फूल बरसाए जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य पर अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जो बोल रहा है उसे बोलने दीजिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने बागपत के कस्बा बड़ौत में बीजेपी उम्मीदवार सुधीर मान का चुनाव प्रचार किया है और इस मौके पर उन्होंने कहा है कि पहले मतदान और उसके बाद जलपान करें, यह लोकतंत्र का महापर्व है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार ने जिस तरह प्रदेश का विकास किया है, उसी तर्ज पर बीजेपी प्रत्याशी बड़ौत का विकास करेंगे। तो मंत्री पहुंचे हैं, उन्होंने अपने प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील की है। रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, सुधीर मान हमारे जो चेयरमैन होंगे। 11 तारीख को क्या मैं सब लोगों से ये अपील करूंगा कि सब लोग केवल अपनी वोट नहीं डालेंगे। पहले मतदान करना है, बाद में जलपान करना है। पहले मतदान, बाद में जलपान करना है और अपनी वोट डालेंगे। और कोई व्यक्ति अपने परिवार में ऐसा ना बचे जो वोट न डाल पाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी के गाजियाबाद दौरे से पहले पुलिस ने गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी को हाउस अरेस्ट कर लिया है और इस दौरान पुलिस और सीमा त्यागी के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली है। हाउस अरेस्ट का विरोध करते हुए सीमा त्यागी ने कहा है कि सीएम को एक महिला से क्या डर हो सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ को खुद नहीं पता कि उत्तर प्रदेश या गाजियाबाद में शिक्षा की क्या हालत है। राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी गाजियाबाद में आते हैं, मुझे मेरे ही घर में हाउस अरेस्ट गाजियाबाद का पुलिस प्रशासन कर लेता है और जिसका कोई लिखित आदेश या कोई ऑर्डर मुझे कहीं से नहीं दिखाई देता, जबकि मैं कभी उनकी सभा में कुछ कहने नहीं जा रही हूँ। क्या शिक्षा के मुद्दे पर लड़ाई लड़ना देशद्रोह है? मैं अगर बच्चों की शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, आवाज़ उठा रही हूँ, तो क्या मेरा वो देशद्रोह के अंदर आता है, आतंकवाद के अंदर आता है? और मुझ महिला से मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में क्या चूक हो सकती है, मुझे नहीं समझ आ रहा। कभी कभी मुझे ये लगता है कि शायद मुख्यमंत्री जी को ये पता ही नहीं है कि उनके गाजियाबाद आने पर मुझे कितना परेशान यहाँ का पुलिस प्रशासन करता है कि सुबह 5 बजे से मेरा घर चारों तरफ से घेर लिया जाता है। तो आपको बताते चले कि सीमा त्यागी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया इस दौरान और उनको मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया। वो एजुकेशन की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उसको हाउस अरेस्ट कर लिया और उन्होंने इसको लेकर तमाम आरोप लगाए हैं और गाजियाबाद प्रशासन पर तमाम आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सुबह 5 बजे से हमारे घर के बाहर पुलिसकर्मी पहुंच गए और इसके बाद पुलिसकर्मियों ने मुझे घर से बाहर नहीं आने दिया। बता दें कि सीमा त्यागी की कई बार पुलिसकर्मियों से तीखी नोकझोंक भी हुई है। ये तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से सीमा त्यागी यहां पर नोकझोंक करती हुई दिख रही हैं पुलिसकर्मियों से।
तो गाजियाबाद से अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले सीमा त्यागी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया और इस दौरान उनकी तीखी नोकझोंक पुलिसकर्मियों से भी हुई है। हाउस अरेस्ट का विरोध करते हुए सीमा त्यागी ने कहा है कि सीएम को एक महिला से क्या डर हो सकता है। सीएम आदित्यनाथ को खुद नहीं पता कि उत्तर प्रदेश या गाजियाबाद में शिक्षा की क्या हालत है। राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आज बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद दौरा था और इस खबर पर हमारे साथ सीमा त्यागी सीधा हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। थैंक यू। आज सीमा त्यागी जी, आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, आप मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाहती थी क्या? देखिए, मुझे समझ नहीं आता कि जब भी मुख्यमंत्री जी गाजियाबाद आते हैं जी, तो ऐसा उनकी जान को मुझसे कौन सा खतरा हो जाता है कि मेरे लिए पहले ही ये आदेश जारी हो जाता है कि गाजियाबाद का सारा पुलिस विभाग मुझे हाउस अरेस्ट करने आ जाता है जी। क्या शिक्षा के मुद्दे पर आवाज उठाना गलत है? कोई देशद्रोह है? कोई आतंकवाद का काम है? अगर योगी जी तक हम अपनी ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो 15% फीस वापसी का आदेश दिया है उसको आपका शिक्षा विभाग लागू नहीं करवा पा रहा है, अगर योगी जी तक हम ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि आपका शिक्षा विभाग फेल हो रहा है राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एडमिशन कराने में जी, अगर योगी जी तक हम ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि इन प्राइवेट स्कूलों के माफियापन को कब खत्म किया जाएगा, स्कूलों का शिक्षा का बाजारीकरण कब रोका जाएगा, अगर इस तरीके की बात योगी जी तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं कि प्रदेश में सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड सरकारी स्कूल आप कब खोलेंगे, इन बातों को अगर योगी जी के सामने रखना चाह रहे हैं तो क्या ये गुनाह है कि इसके लिए आप हाउस अरेस्ट कर देंगे? मतलब आप अपने ही मन की बात सुनना चाहेंगे। वैसे तो आप गाजियाबाद की जनता से सुनने आ रहे हैं, गाजियाबाद की जनता से मिलने आ रहे हैं और एक महिला से आप इसलिए डर रहे हैं। और जबकि मैंने कहीं नहीं कहा कि मैं योगी जी की सभा में जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आजकल इतना अहंकार सारे नेताओं में भर गया है कि वो मुद्दों को सुनना ही नहीं चाहते, वो जनता के मुद्दों की आवाज को सुनना ही नहीं चाहते, दबाना चाहते हैं जी। समझ नहीं आता। और मैं इन पुलिस वालों से पूछती हूँ कि कौन सा आदेश है भाई मुझे हाउस अरेस्ट करने का, बता दो। सुबह 4 बजे मेरे घर के बाहर 10-15 पुलिस वाले आके खड़े हो जाते हैं, इसको क्या कहेंगे? इसको क्या मेंटल हरेसमेंट नहीं है? ये कहाँ शिकायत करूं मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रही हूँ योगी जी से, क्या ये सब आपकी नॉलेज में है कि आप तो गाजियाबाद की जनता से बात करने आ रहे हैं और आपका पुलिस प्रशासन एक सभ्य महिला को जो शिक्षा के मुद्दे पर बात करती है, शिक्षा के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रही है, शिक्षा की बात करती है, उसको सुबह ही 10-15 पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं और पुलिस वाले आके दिखा कर चढ़ाते हैं कि नहीं तुम अपने काम से घर से बाहर नहीं जाओगे। जी मैम, अगला कदम आपका क्या होगा? आज तो मुलाकात जी सीमा त्यागी जी पुलिस नहीं हो गई भाई साहब। त्यागी जी, आज तो मुलाकात आपकी नहीं हो पाई है, जिन समस्याओं को लेकर आप मिलना चाहती थी सीएम योगी आदित्यनाथ से, अगला कदम क्या होगा आपका? कभी भी नहीं होती। मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी जी तक और योगी जी के ऑफिस में बैठे लोगों तक ये बात पहुंचा रही हूँ कि भैया मुद्दों को सुन लो, शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ काम कर लो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एडमिशन कराने के आदेश इन शिक्षा विभाग को दे दो, जो बेतहाशा फीस पब्लिक स्कूल बढ़ाते जा रहे हैं उस पर कुछ रोक लगा लो, जो कोर्ट के तुम्हारे आदेश है उन्हें फॉलो करवा लो। हमें कोई मिलने का शौक नहीं है मुख्यमंत्री जी से, हमें कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, हमें कोई उनके साथ फोटो खिंचवा के अपनी ड्राइंग रूम में नहीं लगानी। हम नौकरी पेशा आदमी है, रोज अपनी नौकरी करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। प्लीज कम से कम हमें हाउस अरेस्ट तो मत करवाओ, आतंकवादी तो मत घोषित करो, देशद्रोही मत घोषित करो। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए। तो सीमा त्यागी ये हमारे साथ थी, जिन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस प्रशासन ने हमें मिलने नहीं दिया, आज वो मुख्यमंत्री से तमाम समस्याओं को लेकर मुलाकात करना चाह रही थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर कुशीनगर के मुख्य मंदिर के गुरुवार को शाम को यहां पर बौद्ध भिक्षुओं और उपासकों ने विशेष पूजा की है और इस दौरान भगवान बुद्ध के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया है। कुशीनगर में चलने वाले 3 दिवसीय उत्सव का शुभारंभ भिक्षु संघ कुशीनगर अध्यक्ष AB ज्ञानेश्वर की अगुवाई में हुआ है। वहीं इस दौरान म्यांमार बुद्ध विहार से झांकी निकाली गई है।
भ्रमण करते हुए कुशीनगर पहुंचकर समाप्त हुई है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर झांकी निकाली गई। आज बुद्ध पूर्णिमा हम लोग मना रहे हैं क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा का बौद्धों के लिए बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है कि आज ही दिन राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का लुम्बिनी में जन्म हुआ था। आज के दिन ही बोधगया में बुद्धिज्म की प्राप्ति हुई और 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर और कन्नौज में हिंदू संगठन ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा पत्र का विरोध करते हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र को बैन करने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष व कर्नाटक के पूर्व सीएम सहित 4 पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मथुरा की। मथुरा में राधा रमण जी का 481वां प्राकट्य उत्सव मनाया गया है, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। मंदिर के महंत का कहना है कि आज राधा रमण जी का 481वां जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। जन्म उत्सव मनाने से पहले यहाँ के गोस्वामी समाज यमुना जी से जल लेकर आते हैं और पंचतत्व से बनाए गए अभिषेक के लिए पंचामृत में यमुना जी का जल मिलाया जाता है और उसी जल से राधा रमण जी का अभिषेक किया जाता है। इस दौरान तमाम श्रद्धालु भी यहां पर मौजूद रहे। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं और पूजा अर्चना की गई है। ढोल नगाड़े भी बजाए गए हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच प्रयागराज से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का मामला सामने निकल कर आ रहा है, जिसमें आपको बताते चले कि न्यायिक आयोग की टीम पहुंची है काल्विन हॉस्पिटल। बड़ी जानकारी इस वक्त की, एसआईटी टीम के साथ न्यायिक आयोग की टीम भी मौजूद है। न्यायिक आयोग की टीम जांच के लिए हॉस्पिटल पहुंची है। एक्सपर्ट की टीम मौके पर मौजूद है। वहीं आपको बता दें कि घटना स्थल का तैयार किया जा रहा है मैप। 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की हुई थी हत्या। जांच के लिए एसआईटी न्यायिक आयोग का गठन हुआ है, जिसको लेकर टीम घटनास्थल पर पहुंची है, जांच कर रही है। मेरठ का रुख करेंगे। मेरठ में कुख्यात अनिल दुजाना के परिजनों ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। परिजनों ने फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए कहा है कि अनिल दुजाना कड़कड़डुमा कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा था और इसी दौरान एसटीएफ ने उसे अगवा कर लिया और एनकाउंटर कर दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गाजियाबाद की। गाजियाबाद से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। स्टंटबाजी का एक और वीडियो वायरल हुआ है गाजियाबाद में। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाइक पर स्टंट करती दिखी है युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिना हेलमेट 2 युवतियां बाइक पर दिख रही हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद से। और गाजियाबाद में आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं जिसमें स्टंटबाजी की जाती है हाईवे पर और अपनी जान को खतरे में डाला ही जाता है। साथ ही साथ जो यात्री यात्रा करते हैं रोड पर, उनकी भी जान को खतरा होता है। हाथरस का रुख करेंगे। हाथरस जंक्शन में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली है। आत्महत्या करने से पहले युवक ने सुसाइड नोट लिखा और ट्रेन की पटरी पर लेट गया। सुसाइड नोट में अपनी कोई पहचान नहीं लिखी गई है। पुलिस जांच पड़ताल और शिनाख्त में जुट गई है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची है और जांच पड़ताल कर रही है। हरियाणा से कानपुर जा रही एक डीसीएम कंटेनर सड़क हादसे का शिकार हो गई है। इस घटना में 2 पशुओं सहित 2 व्यक्तियों की मौके पर मौत हो गई है। वहीं करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरी घटना फिरोजाबाद के थाना टुंडला क्षेत्र के NS2 की है। 7 बजे एक एक्सीडेंट हो गया है। एक टाटा कैंटर गाड़ी जो कि हरियाणा से भैंस लाद करके कानपुर देहात जा रही थी, जरौली कट के पास अचानक एक्सीडेंट हुआ है,
जो कि गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई है। इसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, 5 लोग घायल हो गए थे जिनको तत्काल हॉस्पिटल भिजवाया गया है और उनका उपचार चल रहा है। इसमें 2 भैंसों की भी मृत्यु हो गई है। इसमें सभी का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।